ये कहानी है एक गरीब मजदूर आदमी भुवन की, जो अपने पूरे परिवार को लेके काम की तलाश में शहर आया था। उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने दिन गुजारता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोगों में से एक था। जब तक वो रास्तों पर उतरकर कुछ ना कुछ काम न करे, तब तक उसे खाना नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना मिलता और उनके दिन कटते थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो फुटपाथ पर बनाई हुई झुग्गी में सो जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम पर निकल रहा था, तो उसे पूरी सड़क सुनसान दिखाई दी। रास्तों पर कोई गाड़ियां भी नहीं दिखाई दी और दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं नजर आया। फिर भुवन थोड़ा आगे जाकर देखता है, तब पीछे से जोर से एक डंडा उसके ऊपर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है, तो उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला उसे डंडे मार रहा है। अरे साहब रुको साहब, साहब क्यों मार रहे हो साहब? ए पागल, कहाँ घूम रहा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है। अगर दोबारा सड़क पर दिखा तो बहुत मार खाएगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन होता क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होके मर जाएगा। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते पागल। ये कह के उसने एक और डंडा उसके पीठ पर मारा। वो बेचारा घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास चला गया। फिर उसके परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि कोई महामारी आई है, जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर भी नहीं जा सकते। तभी भुवन का बच्चा बोला, लेकिन बाबा, हम बाहर जाकर सड़कों पर कुछ नहीं बेचेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो होने चाहिए ना बेटा। बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भुवन सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं। उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है। बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भुवन को अपने परिवार की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब कर भी क्या सकता है। उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 दिन का अनाज घर में भर के रख सके, और बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो उसे काम दे सके। उसके परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए पुलिस की मार पड़ने के बाद भी वो बाहर निकलता है। फिर भुवन को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन बांट रही है। फिर भुवन वहां चला जाता है। भुवन को वहां जाकर पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भुवन, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, उसे राशन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ से मिल पाएगा। फिर भुवन मायूस होकर वहां से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां बहुत बड़ी लाइन लगी है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियां लेकर बहुत देर से कड़ी धूप में खड़े हैं। भुवन भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी है कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे उसे वहां लग जाते हैं। दोपहर के 3 बज जाते हैं। कड़ी धूप में नंगे पांव वो इस लाइन में खड़ा है, इस आस में कि आखिर कुछ खाना मिल जाए और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसका नंबर आते आते खाना खत्म हो गया। बेचारे भुवन का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, ए पागल, तुझे एक बार बोले तो समझ नहीं आता? सड़क पर क्यों घूम रहा है? साहब आप एक काम करो, इससे अच्छा आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाना तो छोड़ो साहब, पीने के लिए पानी भी नहीं है साहब। ये महामारी हमें मारेगी कि नहीं पता नहीं साहब, पर ये भूख हमें जरूर मार डालेगी साहब। मैं अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता साहब। इससे अच्छा कि आप मुझे मार ही डालो साहब। ऐसा बोलकर भुवन जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उसकी दया आती है और वो उसे अपने पास का कुछ खाना और सामान देकर अपने परिवार के पास भेज देता है। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी एक समस्या है और उसी में हमारे देश में कोरोना की महामारी आई है, और इस लॉकडाउन की वजह से गरीबों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। उन लोगों के पास खाना तो छोड़ो, रहने के लिए घर भी नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। हो सके तो अपने आसपास के मुश्किल में फंसे लोगों को जितनी मदद कर सके उतनी जरूर कीजिए। 6 महीने पहले कमल शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति राकेश और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर में कमल और उसकी सास ही थी। अरे बहू,
तुम्हारी पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? सास की बात सुन के कमल चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन पिछले महीने ही मेरे बाबूजी ने नया फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। बड़ा प्यार है तुमसे। सास की बात सुन के कमल सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद कमल के ससुराल में बढ़िया सा एलईडी टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन कमल दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कमल की सास कुछ और बड़ी चीज पाने की लालसा करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया उन्होंने वादा करके। सास की बात सुन के कमल को झटका लगता है। जी, और एक कार? हमारे पास तो पहले से ही एक है ना। अरे उसमें एसी नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने की मनीषा जताई, तो हम ना नहीं बोल सके। सास की बात सुन के कमल उलझन में पड़ती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के यहाँ हो आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूंगी। कमल की बात सुन के सास खुश होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन कमल अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। कार तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल। लेकिन तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्यवान चीज लेके आना, खाली हाथ मत लौटना। हाँ, नहीं, वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कमल अपने मायके पहुंचती है और अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या? कार? और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब कमल के दिमाग में सारी बात सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन पिताजी के घर रहने के बाद कमल अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ की 2 मूल्यवान चीजें अपने साथ ली है, सासू माँ खुश हो जाएंगी। कमल की बात सुन के गोपीनाथ उलझन में पड़ता है, लेकिन पिताजी को दिलासा देके कमल अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब कमल अपने ससुराल आती है, सास बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। कमल की बात सुन के सास फूले नहीं समाती। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। राकेश और तुम्हारे ससुर जी शहर से लौटेंगे ना, और आंगन में नई बड़ी लंबी कार देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने 2 बड़ी मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। कमल की बात सुन के सास की आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार है हमारे समधी जी। दिखाओ तो, क्या मूल्यवान उपहार भेजा है उन्होंने हमारे लिए। कमल अपने बैग से 2 छोटी पोतलियां निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देख के सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या मैं आपको ये उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी, दरअसल उन्हें पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है, और वो रात में है, इसीलिए। कमल की बात सुन के सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उस पोतली में हीरे की चमचमाती अंगूठी या फिर मोतियों की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, जैसे तुम सही समझो। एक काम करना, इस खुशी में आज भोजन में कुछ पकवान बना दो, खीर बना दो, नहीं तो गाजर का हलवा ही बना दो। राकेश और उसके पिताजी भी बिजनेस ट्रिप से आज आने वाले हैं ना। जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं। कमल खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सास पहला निवाला लेती है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है। बहू, अरे ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है, शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। कमल अंदर जाके मायके से लाई 2 छोटी पोतलियां लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है।
कमल की बात सुन के सास, ससुर और उसका पति राकेश उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। कमल की बात सुन के सास ससुर अचरज में पड़ते हैं। राकेश थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमल हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। कमल का जवाब सुन के ससुर और राकेश अचरज से सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या कमल सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ की कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, वरना अशुभ माना जाता है। कमल की बात सुन के सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा और उस कारण हम भोजन का पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि के हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी कमल के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आता है। एक मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है? तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? कमल अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं नहीं पिताजी, वो तो मेरे बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? कमल मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सचमुच समझदार हूँ या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ, बहू ठीक कह रही है। कमल की बात सुन के राकेश और ससुर हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। कमल रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। कमल की बात सुन के सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और विचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो बेटा। अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है। तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है। आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर। बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना। दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, 2 दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है। वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी। अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना। पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओह, बहुत ही शानदार घर बनाया है। लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नहीं लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है। बड़ा कंजूस इंसान है। चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है।
तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का, लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं। अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों? बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूं। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी, अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है। ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अजी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहाँ इस बिल्ली में इंटरेस्ट है, मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीदी ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा। बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। पिताजी ठीक कह रहे थे, मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने।